चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की सीरीज़। पॉलिटी की सीरीज़ ये जो है ये होगी स्पेशली जो होगी वो होगी ईपीएफओ एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर में ये देखा गया है कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। ठीक है, पॉलिटी के आते हैं और अच्छा लेवल आता है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जैसा कि अपने को पता है कि ईपीएफओ एपीएफसी में सिर्फ एमसीक्यूज़ पूछे जाने हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगर एमसीक्यूज़ पूछे जाने हैं तो हम जो होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएससी का पेपर जो मेंस का होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, उस अकॉर्डिंग अपने नहीं पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ जिस भी पेपर में आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, ये जो सीरीज़ है वो सबके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, और इसमें होंगे लगभग 25 लेक्चर होंगे। अभी तक ये प्री डिसाइडेड यही है कि 25 लेक्चर होंगे, जिसमें से 20 जो होंगे वो होंगे डिस्कशन या फिर डिटेल, और जो लास्ट वाले 5 चैप्टर जो होंगे, ठीक है, लास्ट वाले 5 जो लेक्चर होंगे या चैप्टर होंगे, जो भी बोल लीजिए आप लोग, ठीक है, ये होंगे एमसीक्यूज से रिलेटेड। ठीक है, एडवांस एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और या अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें है भाई सबसे पहले, हाँ, ये जो बुक है उसका रेफरेंस है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये जो है बहुत ही अच्छी बुक है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसी में से ये जो है वो ब्रीफ समरी है एक तरह से जो उठाई गई है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने। तो अपने को पता है कि जो ब्रिटिश लोग आए थे भारत में, जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, 1608 में भारत आई थी। 16 से 8 से लेकर, ठीक है, और 1765 तक लगभग ये लोग ट्रेडिंग तक ही सीमित थे कि ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, बस यही था। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी टेरिटोरियल पावर बढ़ानी स्टार्ट की। ठीक है, और कुछ दीवानी मामलों में अपना हाथ घुसाया। दीवानी यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड और सिविल लॉ से रिलेटेड। ठीक है, सिविल्स या रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मामले में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था उस तरफ। ठीक है, 1765 से ये स्टार्ट होता है लगभग। ठीक है, तो अपने पढ़ेंगे पॉलिटी के रेफरेंस से पढ़ेंगे, हिस्ट्री के रेफरेंस से ये लेक्चर नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग से सीरीज आएगी। पॉलिटी के रेफरेंस से ये है। पॉलिटी के रेफरेंस से देखा जाए तो 2 टाइम पीरियड हैं इसमें। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अब अपने इस पे आ जाते हैं कंटेंट पे अपने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, इसमें काफ़ी सारे एक्ट्स के नाम आपको दिख रहे होंगे। ये लगभग 15 एक्ट है, लगभग नहीं, पूरे 15 एक्ट हैं ये। 15 में से ये 15 के 15 इनेक्ट कहाँ हुए? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इनेक्ट कहाँ हुए, तो ये होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सभी के सभी जो इनेक्ट हुए हैं ये हुए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये लोग ये बात आप लोग याद रखिएगा, बड़े जेनरिक सा क्वेश्चन है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनेक्ट हुए हैं सभी के सभी। ये सारे के सारे जो 15 के 15 एक्ट हैं या रूल हैं या रेगुलेशंस हैं, ये कहाँ लागू हुए हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करो 1858 तक की, ठीक है, 1858 तक की, यहाँ तक ये जो है ये लगभग हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो इनेक्ट हुए हैं ये हुए हैं रेगुलेट करने के लिए किसको? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हुए हैं। रेगुलेट करना है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बाद ये जो हुए हैं ये हुए हैं गवर्नेंस इन इंडिया के लिए। क्योंकि इसके बाद जो हुआ था, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का पता हो तो आपको पता होगा, 1857 में एक सिपाही म्यूटिनी होती है या सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह के बाद जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था 1858 के बाद। तो यहाँ तक, ठीक है, ये जो 8 हैं ये 1853 तक यहाँ जो है वो कंपनी रूल वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सारे हैं वो ब्रिटिश क्राउन के रूल वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो लॉ बने ये बने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और उसके बाद जो बने वो सारे बने गवर्नेंस इन इंडिया के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा ये बात को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस एरा को बोलते हैं 1858 तक को बोलते हैं, 1773 से 1858 को बोलते हैं कंपनी रूल। इसको बोलते हैं कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल 1858 से 1858 तक है, 1773 से, ये बोलते हैं कंपनी रूल, और दूसरे को बोलते हैं क्राउन रूल। ठीक है, अदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन रूल। तो चलो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनको रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये हुई कि इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्होंने टेरिटोरियल पावर अपनी दिखानी स्टार्ट की। तो इनको लॉज में कुछ चेंजेस करने थे। ठीक है, तो कुछ चेंजेस करने थे, वो क्या क्या चेंजेस थे? 1773 के एक्ट से स्टार्ट होता है और अपने 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया, कहते हैं कि क्या होता था, ये फर्स्ट स्टेप था, किसको कंट्रोल किसको करना था? ब्रिटिश
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना था किसको, ईआईसी को। ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का ये फर्स्ट एक्ट था जिसने कंट्रोल किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एक्ट कौन सा था, तो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कंट्रोल किसको करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है। ओके, और द लीड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल ये है कि पावर को केंद्रित करना था एक ही बिंदु पे। वो पावर ऑल पावरफुल कौन होगा उसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी या क्राउन होगा, ये बोल लो, लेकिन उस सब के लिए ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखना था क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके लिए किस चीज का सहारा लेना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था, रेगुलेट करना था उसके अफेयर्स को, ठीक है। ये लीड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि जो ज़्यादा एडमिनिस्टर करेगा इंडिया को वो कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, थ्रू करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। अब ये सीधा रूल नहीं है, सीधा रूल नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करके और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इंडिया का, ठीक है। और इसमें किया क्या 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 किया इन्होंने, कहते जो गवर्नर होता था ना, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, 1773 तक सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। उसके बाद इन्होंने एक वर्ड जोड़ा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको अगर आप याद रखना हो तो जीजीबी, अगर शॉर्ट फॉर्म याद रखनी हो, कई लोग बोलते हैं ऐसा जीजीबी, तो मैंने भी बस नाम दे दिया कि जीजीबी, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीजीबी जो आया, पहले उससे पहले सिर्फ होता था, क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। उसके बाद जो जीजीबी यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, वो 1773 में स्टार्ट हुआ। और जो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल था, वारेन हेस्टिंग्स था, उसे ही क्या बोलने लग गए, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लग गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लग गए। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर अपने को टाइम ले तो अपने इसकी एडवांस वीडियोस भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब होता है कि सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1774 का गठन किया जाता है या स्थापित की जाती है। अब देखो, ये फर्स्ट स्टेप था जो हमारी न्यायिक सुविधा है उसके लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप था। जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया वो किसने किया, 1774 में किया गया था ये, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या था, देखो इसमें लिखा नहीं है, वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। इसकी ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, नेटिव्स आते हैं, कौन, कोलकाता के नेटिव्स आते हैं, ठीक है। और अदर प्रेसिडेंसीज जो भी इनकी सबॉर्डिनेट है, जीजीबी की जो सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी होंगी, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे और ओडिशा, मद्रास और ओडिशा थी उस टाइम पे, मद्रास और ओडिशा, उन पर भी ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लागू होता है। और इसके अलावा जो भी लाइक जो चाहे जीजीबी है कोई, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, या अदर कोई गवर्नर जनरल है मद्रास का है या उड़ीसा का है, ठीक है। और जो भी रिवेन्यू ऑफिसर हैं, ये सब पर लागू होता था सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता था, या सुप्रीम कोर्ट इन सबको समन भेज सकता था, समन कर सकता था किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इश्यू के लिए, ठीक है। तो इसका ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी बड़ा था 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। वैसे देखा जाए तो ऐसा बोला जा सकता है कि ये क्लियर नहीं था ज्यूरिसडिक्शन, इसमें सभी लोग आ रहे थे, इसका मतलब कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। और कंपनी डायरेक्टर को बोला गया था कि हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो अपने आते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यूरिसडिक्शन की क्लैरिटी थी ना, वो क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन में की क्लैरिटी ना होने से सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, किसी को भी समन भेज देता था, किसी भी रिवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है, किसी भी गवर्नर जनरल ऑफ मान लो मद्रास हो गया या गवर्नर जनरल ऑफ ओडिशा हो गया, किसी को भी समन भेज देता था। और इससे क्या होता था, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे। कन्फ्लिक्ट किन किन के बारे में बढ़ेंगे, कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो समन भेजता था किसको, जीजीबीज को, या जीजी जो भी है गवर्नर जनरल को, या कोई रिवेन्यू ऑफिसर को। इससे क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंड्रेंस आ रही थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंड्रेंस आ रही थी। तो 1781 में इसका अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक्ट था, ये जो क्लैरिटी नहीं थी रेगुलेटिंग एक्ट में जो क्लैरिटी नहीं थी किसके ज्यूरिसडिक्शन को लेके, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लेके जो क्लैरिटी नहीं थी, ये अमेंडिंग एक्ट इसीलिए लाया गया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब ये कोई सेटलमेंट करेंगे अब किन के बीच में, जो गवर्नर जनरल हैं या ऑफिसर्स हैं जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं और उनको समन किया जाता है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है, उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 से इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो सेटलमेंट थी किन के बीच की, सुप्रीम कोर्ट और जीजीबीज के बीच की, जीजीबी यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच की या उसके काउंसिल के बीच की, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें सिंपल बात है, अपने को
ये पहले से ही पता लग रहा है पढ़ के कि क्या हुआ होगा। इसमें एग्जाम्पशन मिल गई, किन को मिल गई भाई, गवर्नर जनरल को मिल गई और उसकी काउंसिल को। कहते भाई तुम सुप्रीम कोर्ट के दायरे में अब नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में अब नहीं आते, अब कोई चक्कर नहीं है वैसा, आप लोग अपना निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हो, ठीक है। गलत हो या सही हो वो बात अलग है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के से ये बाहर हो गए, ठीक है। ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये जो भी काम करेंगे ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे, किससे, सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और देखो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, IEIC जो थी, इसको क्या कर दिया इन्होंने, इसके सर्वेंट्स को भी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये जो ऑफिशियल एक्शन लेंगे। अभी देखो ये ऑफिशियल एक्शन किसे माना जाता था, मान लो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी को प्रताड़ित किया या किसी पर कुछ चेक्स लगाए, ठीक है, कुछ चीज़ें प्रतिबंधित की, तो वो कोर्ट में क्या करता था, वो कोर्ट में मुकदमा दायर करता था और इनको कोर्ट बुला लेता था। तो अब ये क्या हो गए, एग्जाम्प्ट हो गए उस चीज़ से, ठीक है। तो मतलब जो 1773 था उसमें तो फेवर में काम हुआ था इंडियंस के, लेकिन इसमें फेवर में नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड मैटर भी क्या हो गए, क्या कहते हैं कि नहीं ये जी एक्सक्लूड हो गए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे नहीं रहे, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में तो प्रॉब्लम आ रही थी मेजर, ठीक है, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। बाकी सब पर जो है वो कोलकाता में ये सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। और एक जो मेजर चीज़ हुई ना, मेजर चेंज जो आया, सबसे बड़ा चेंज जो आया वो ये आया कि पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ कि जैसे कोर्ट में मुकदमा दायर किया किसी हिंदू ने, ठीक है, ये ट्रीट करते थे इंग्लिश पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, लाइक मैरिज हो गई, ठीक है, और कोई हियर हियर यानी कि उत्तराधिकारी टाइप कोई लीगैलिटी हो गई, ठीक है, या फिर कोई और इशू हो गया जिसमें कि जैसे कि पुनर्विवाह हो गया, ठीक है, तो ये डील करते थे इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इन जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट था 1773 वाला, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा क्या है, हिंदू को डील किया जाएगा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम को डील किया जाएगा मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग। हिंदू लॉ मतलब धर्मशास्त्र, मुस्लिम लॉ मतलब शरीयत, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इन पर इनकी सुनवाई की जाएगी, इनके मुकदमों की सुनवाई जो की जाएगी वो हिंदू, अगर कोई पारिवारिक मैटर है तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग या मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग की जाएगी, रेस्पेक्टिव रिलीजन के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल लॉ को तवज्जो दी गई थी इसमें, सभी दो धर्मों के, खासतौर पे दो धर्म के लिए हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो ये जो था वो अमेंडिंग एक्ट में ये एक अच्छी चीज़ भी हुई थी। अब होता है कि अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, पहले जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, प्रोविंशियल कोर्ट मतलब जो प्रांतीय जो भी अदालतें थी, वो अपील कर सकते थे सीधा कहाँ पे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे। उससे क्या होता था, मुद्दा जो होता था अगर प्रोविंशियल कोर्ट में किसी के फेवर में नहीं गया तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्लिक्ट आने लगते थे, ठीक है। तो अब वो किसके पास जाएंगे, अब वो जाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये पावर किसको मिल गई, मतलब ये पावर मिल गई फिर जीजीबी को मिल गई, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल ही बोलूँगा मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि उस टाइम पे ये जो एक्ट आए हैं वो बंगाल के स्पेसिफिक रिलेशन में ही आए हैं, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल की क्या कर देगी, पावर को बढ़ा दिया गया। और देखो बॉम्बे और मद्रास को इनके सबॉर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है, किन के, गवर्नर जनरल्स के, ठीक है, गवर्नर जनरल के, वैसे भी अधीन ही थे, लेकिन अपीलेट में भी इनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो ये दो एक्ट थे, ये दोनों एक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक एक्ट पढ़ा है तो दूसरा भी पढ़ ही लो, ठीक है। क्योंकि 1773 एक्ट जो है वो अधूरा है 1781 के बिना। 1773 एक्ट क्या कहता है, अभी हमने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि वारन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। और इसका जो इसमें क्या होता था, हाँ ये याद रखना कि एक चीफ जस्टिस और तीन अदर जजेस, एक चीफ जस्टिस 1+3 ऐसे याद रखो, ठीक है। ये यूपीएससी प्री में आ चुका है, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और मेजर काम यही हुआ था। अब इन्होंने चेंजेस किए थे भाई, इन्होंने किसको कुल मिला के जो भी पावर थी ना, पावर को जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल या फिर जो भी रिवेन्यू से रिलेटेड जो ऑफिशियल कैपेसिटी वाले लोग थे उनको क्या कर दिया, इससे एग्जाम्पशन दे दिया था 1781 के एक्ट में। तो ये दो एक्ट हो चुके हैं अपने बहुत अच्छे से, आप इतना याद रखेंगे इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट क्या आता है, 1781 के बाद सीधा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, ये बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या होता था, इन्होंने क्या किया, जो पहले जो पावर थी ना वो सीधी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पता क्या है, कुछ नहीं है, गवर्निंग बॉडी है ये, गवर्निंग
बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है ना, 1858 तक तो वही पावर में है, ठीक है। तो ये गवर्निंग बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, गवर्निंग बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको दे दिए गए कमर्शियल अफेयर्स कि तुम सिर्फ सारे अफेयर नहीं, तुम सिर्फ कमर्शियल अफेयर करो हैंडल, ठीक है। और एक नया बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर होंगे। ये याद रखना, बोर्ड ऑफ कमेंट, ये जो सिंपल बात है, ये जो दो, ये जो बोर्ड जो सीओडी और बीओसी, ठीक है, सीओडी और बीओसी, ये बनाए किस एक्ट के अंतर्गत गए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और इसमें कमर्शियल अफेयर दिए गए थे सीओडी को, ठीक है, और बीओसी को दिए गए थे सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स। और पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या क्या होता है, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू, ठीक है, और रिवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। हाँ, जो पहली बार वर्ड आया ना ब्रिटिश, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इससे क्या होता है, इससे एक एक्सेप्टेंस है, इस वाक्य से एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ, ये ब्रिटिश का पोजेशन था इंडिया में, ना कि पूरा इंडिया का, इंडिया क्या था, ब्रिटिश का था, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन था। तो पहली बात, एक ही एक्ट में ये वर्ड यूज हुआ है, ना आगे हुआ ना पहले हुआ, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया ये हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट में। तो पहली बार इन्होंने माना था कि ब्रिटिश का पोजेशन है इंडिया में, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है 1786। 1786 में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक बंदे को बोला कि तुम बन जाओ जीजीबी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो कहता है मेरी 2 कंडीशन रहेंगी। कहता है कि कोई मान लो कोई मामला आता है मेरे सामने, मैं अपने काउंसलर से, काउंसिल जो है मेरी, उससे सजेशन लेता हूँ, मेजोरिटी में आए हुए डिसीजन को भी मैं ओवरराइड या पलट सकता हूँ, ठीक है, मुझे एक तो ये पावर दे दो। काइंड ऑफ वीटो, वीटो नहीं है, वीटो में तो सिर्फ रोक सकता होता, काइंड ऑफ वीटो पावर, लाइक कि मैं उस कानून को या उस बात को पलट सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ही कमांडर इन चीफ बना दो। अब देखो, ये कमांडर इन चीफ क्या होता है, ये सिंपल है, एक तरह से सेना प्रमुख हो गया उस टाइम का, ये डील करेगा मिलिट्री मैटर से भी। अब ये क्यों करना चाहता था भाई, उस टाइम पे सिर पे बैठे थे माइसोर, ठीक है, मतलब टीपू सुल्तान एंड और भी काफ़ी लोग थे जो जो छोटी मोटी विद्रोह चलते रहते थे। तो इन सब से लड़ना पड़ता था। तो इसको पता था कि अगर कमान एक ही हाथ में होगी तभी शासन अच्छे से चलाया जा सकता है। तो इसने 2 डिमांड की थी और ये दोनों मान ली गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने बोला कि मैं डिसीजन को पलट पाऊँ, एक ही अधिकार दे दो मुझे, चाहे काउंसिल उसके फेवर में ही हो, मैं फिर भी पलट पाऊँ स्पेशल केसेस में, ठीक है, ये स्पेशल केसेस में। और कमांडर इन चीफ भी मुझे ही बना दो, मैं ही जीजी भी रहूँगा और मैं ही कमांडर इन चीफ भी रहूँगा। तो ये 2 डिमांड थी, ठीक है। तो अभी तक जो अपने एक्ट पढ़े मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उससे क्या, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो सुपर प्लस एरर हो जाती है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पहला एक्ट ये था, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। 1781 में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन की क्लैरिटी दी गई थी, इसीलिए उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डायरेक्ट डिक्लेरेटरी एक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो 1773 का एक्ट था उसमें जीजीबी बनाया गया था, पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। और फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है, 2 बॉडी बना देता है। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही होते थे, अब कौन सा बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जिसमें 6 मेंबर होंगे और ये डील करेंगे सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स, और वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो डील करेगा कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। फिर आता है 1786, ये फोर्स कर रहा था, कौन कर रहा था फोर्स इसके लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई साहब क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे, ठीक है, वो कह रहे थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कह रहे थे कि जो डिसीजन है कोई भी कोर्ट का नहीं, सॉरी, काउंसिल का जो डिसीजन है मैं उसे पलट पाऊँ, ठीक है, मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग पलट पाऊँ मैं उसे, ठीक है। और कमांडर इन चीफ भी मुझे ही बनाया जाए, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट। अब देखो चार्टर स्टार्ट हो जाते हैं 1793 से, 1793 से चार्टर एक्ट। अब देखो चार्टर एक्ट में क्या होता है, देखो कहते कि जो पावर इसने मांगी थी ना, कॉर्नवालिस ने 1786 में एक पावर मांगी थी, वो पावर वो कहता है कि सब पर लागू हो जाएगी। वो क्या कहता है, मतलब एक्ट कहता है कि सभी गवर्नर जनरल्स पर लागू होती है और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी यानी कि बॉम्बे, ओडिशा, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंसी थी उन पर भी लागू होती है, कि ये सबका ये क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, पलट सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि गवर्नर जनरल जो है वो अब ऑल पावरफुल हो गए हैं, ठीक है। अगर किसी कानून को या किसी
बात को पलट सकते हैं काउंसिल की, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुए? गवर्नर जनरल्स ही हुए, ठीक है। और कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट नहीं होता अनलेस कि उसे अपॉइंट किया जाए कि हाँ नहीं नहीं रहेगा, मतलब एक नोटिफिकेशन अलग से निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और ट्रेड मोनोपोली जो चल ही आ रही थी ईआईसी की, ट्रेड मोनोपोली का सिंपल मीनिंग है कि ट्रेड कौन कर सकता है, ट्रेड कौन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है आईईसी का, ठीक है। तो इसके लिए एक इस चार्टर में क्या किया गया कि चलो जी 20 साल तक हम और ट्रेड करेंगे। अब कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया था जिसमें 6 मेंबर थे, आप देखो पिट्स इंडिया एक्ट में ना, पिट्स इंडिया एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इनको सैलरी कहाँ से दो? कहते हैं इंडियन रेवेन्यू से दो, ब्रिटिश से नहीं देनी, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से दो। तो ये याद रखना, चार्टर एक्ट 1793। जो पावर्स थी जो मांगी किसने थी 1786 में किसने मांगी थी? कॉर्नवालिस ने। वो सेम पावर सबको मिल गई है, सभी गवर्नर जनरल्स को मिल गई और आने वाले सबको मिलेगी। वो जस्ट एक कंडीशन थी उसके जीडीबी बनने की, ठीक है, लेकिन ये आगे लागू हो गई, ठीक है। और कमांडर इन चीफ जो है वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का, यानी कि वो वोट नहीं कर सकता था काउंसिल में, और कुछ नहीं है। ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ट्रेड मोनोपोली के लिए 20 साल और बढ़ाने का मतलब सिंपल है कि अगला चार्टर जो आएगा वो कब आएगा? 20 साल बाद आएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैलरी कौन देगा? इंडियन रेवेन्यू। तो अगला चार्टर आता है 1813 में, राइट, 20 साल बाद, ठीक है। कहते हैं कि अब भाई मोनोपोली कर दी एंड। जो पहले चार्टर यानी कि 1793 में क्या किया गया था? मोनोपोली को बढ़ाया गया, मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। कहता है मोनोपोली खत्म। अब कोई भी ब्रिटिश का ऑब्जेक्ट आता है या कोई भी एंटिटी आती है, वो क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है भाई, बट दो सब्जेक्ट छोड़ के। कौन से? ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी विद इंडिया, ये दो सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन से दो चीज़ें थी जो जिनको छोड़कर मोनोपोली खत्म कर दी गई थी आईईसी में, ईआईसी में? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी 1813 चार्टर एक्ट में, ठीक है। और ठीक है, और आता है इट asserted द sovereignty ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। सिंपल है, ब्रिटिश क्राउन ने क्लेम किया था कि जो कंपनी के जो टेरिटोरियल पावर है वो किसके हाथ में है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है, थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। और क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा था कि हाँ आ जाओ और पीपल्स को क्या करो? एनलाइटन करो। एनलाइटन यानी कि उनको ज्ञान दो, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे वो चार्टर 1813 के बाद में आए थे, उससे पहले इनका कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। हाँ, एक अच्छी चीज़ जो शुरुआत हुई बट उतने अच्छे से नहीं हो पाई उस टाइम पे, वो आगे हुई, वो मैं बता दूंगा कब हुई। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो एजुकेशन स्टार्ट हुआ लेकिन कौन सा हुआ? वेस्टर्न हुआ, ठीक है। अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर तो किया गया और कहा गया कि 1 लाख रुपए सालाना खर्चा किया जाएगा, 1 लाख रुपए सालाना, जो कि भारत के हिसाब से जो इंडिया है, मतलब या उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, उसके हिसाब से बहुत ही कम अमाउंट है, मीगर अमाउंट है, बट फिर भी चलो एक स्टेप लिया गया था कि वेस्टर्न। बट इसमें बहुत सारे कंफ्लिक्ट थे, वो इसमें लिखा नहीं, मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ। इसमें कंफ्लिक्ट क्या थे कि किस लैंग्वेज को फॉलो किया जाए, इंग्लिश को किया जाए, ठीक है, या कोई ओरिएंटल लैंग्वेज। ओरिएंटल कौन सी होती है? अपनी अरेबिक हो गई, मुस्लिम्स के लिए अरेबिक थी, ठीक है, और संस्कृत थी हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो ये एंग्लिस्टिक होती है और ये होती है ओरिएंटल, कोई ओरिएंटिक लैंग्वेज को फॉलो किया जाए। नो डाउट बाद में भी ये सुझाव जो है वो इंग्लिश के पक्ष में गया, लेकिन इस टाइम पे ये सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही था, तो उतना आगे बढ़ नहीं पाया ये मुद्दा, ठीक है। अब देखो, इट ऑथोराइजेज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन एंड दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अब देखो लोकल गवर्नमेंट क्या थी वैसे देखा जाए, अब देखे ना, लोकल गवर्नमेंट लगता है जैसे कोई ग्राम पंचायत होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लोकल गवर्नमेंट क्या थी? लोकल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश लोग थे ना, या ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, वो लोकल गवर्नमेंट इनको बोलता था। ये जो गवर्नर जनरल हो गए या उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये जो इसकी पावर्स थी ना, वो लोकल गवर्नमेंट इनको बोलता था। लोकल गवर्नमेंट को अब डायरेक्टली क्या कर दिया गया? कहती है आप किसी से भी इम्पोज कर दो, टैक्स इम्पोज करने स्टार्ट कर दो, ठीक है। और टैक्स अगर नहीं देता तो उसको पनिश भी करो। तो ये अधिकार किस में दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था, ये चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। तो अब देखो, अपनों ने अभी तक जो पढ़ा मैं दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि ये भूल जाएगा। 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे ऊपर कंट्रोल बढ़ता है किसका?
ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है और वो बनता है लॉर्ड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की हो जाती है स्थापना। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था वो इसमें क्या नहीं था, क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं था। अगर वो क्लियर नहीं था तो उसको क्लियर करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आता है, उसमें जुरिस्डिक्शन क्लियरेंस था, इसलिए उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। इसमें किसी को एग्जाम्पशन मिली होगी, सिंपल बात है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को एग्जाम्पशन मिल गई होगी, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए होंगे, वो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया होगा। ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करें तो कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा अब नहीं हो सकता, ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो रेवेन्यू में क्या होते थे, रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम होती थी। रेवेन्यू मैटर्स को ही इवन क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया, ठीक है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुकदमा लड़ने का अधिकार था, या वो आ, उसकी सुनवाई जो है वो होती थी वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही होती थी। जैसे कि कोई मैरिज हो गई, ही उसकी उत्तराधिकारी की बात हो गई, ठीक है, और या फिर कोई अन्य पारिवारिक मामला हुआ, ठीक है, रीमैरिज की बात हो गई, तो वो किस अकॉर्डिंग होगी, किस अकॉर्डिंग डील होगा, वो हिंदू का हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग और मुस्लिम का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और हाँ, जो अपील्स थी वो प्रोविंशियल कोर्ट वाले सीधे किस में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। अब वो नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। इसलिए कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर क्या गई, बढ़ गई उसके पास, ठीक है। और क्या कहते हैं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो उसके अधीन हो गई, ठीक है। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1773, 1781, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने बस एक ही काम किया, सीओडी और बीओसी बनाए। बीओसी 6 मेंबर थे, वो पॉलिटिकल मैटर देखेंगे, और सीओडी थे वो कमर्शियल मैटर्स देखेंगे, कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। अब बता 1786, भाई एक कॉर्नवालिस नाम का एक बंदा, उसे बोला कि तुम्हें बनना है जीजीबी, वो कहता है मैं जिद करता हूँ, मैं 2 चीज़ें दे दो, एक तो मैं काउंसिल का डिसीजन पलट पाऊँ और दूसरा कमांडर इन चीफ बना देना, ठीक है। उसने जो मांगे वो उसे मिला, और 1793 में वो क्या हो गया, वो जनरली लागू हो गया सब पे, सभी गवर्नर जनरल पे और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी पे वो चीज़ लागू होगी कि हाँ, ये ओवरराइड कर सकते हैं किसके फैसले को, काउंसिल के फैसले को, ठीक है। और कमांडर इन चीफ जो है वो वोटिंग नहीं करेगा, किसमें, गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा वो, ठीक है। और ट्रेड मोनोपोली जो है वो 20 साल के लिए और बढ़ा देगी 1793 में, क्योंकि इसका नाम चार्टर एक्ट था, तो जहां भी चार्टर आएगा यानी कि वो ट्रेड मोनोपोली के लिए ही आता है, ठीक है। और 1813 में फिर से चार्टर आता है, जस्ट 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल तक बढ़ाई गई थी। उसमें क्या किया जाता है, मोनोपोली एंड कर दी जाती है 2 सब्जेक्ट को छोड़ के, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी विद इंडिया, ट्रेड इन टी विद इंडिया, इसकी दोनों को छोड़ के, ठीक है। और इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे। और हाँ, एजुकेशन के लिए काम हुआ था भाई 1813 में, कहते हैं 1 लाख रुपए स्पेंड होगा सालाना, जो कि बहुत ही अमाउंट कम थी। और इसमें कन्फ्लिक्ट था किस चीज़ को लेके, लैंग्वेज को लेके, कि ओरिएंटल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा या एंग्लिस्टिक लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। एंग्लिस्टिक मतलब इंग्लिश, ओरिएंटल मतलब अरेबिक या संस्कृत या उर्दू जो भी हो, ठीक है। और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बोला कि तुम सीधा लगाओ टैक्स और टैक्स लो सबसे, ठीक है, और जो ना दे उसे पनिश करो, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट कौन होती है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करती है किनके लिए, अपने गवर्नर जनरल के लिए, अपने स्टाफ के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। अब उसके बाद 1813 के बाद फिर चार्टर आया, क्योंकि 20 साल का गैप रखना है। देखो ये 20 साल का फिर गैप है, 20 साल का गैप है ना, 1813 1833। कहते फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ये था फाइनल स्टेप था किसके लिए, सेंट्रलाइजेशन के लिए। सेंट्रलाइजेशन के लिए क्या था, फाइनल स्टेप। अब सेंट्रलाइजेशन के लिए फाइनल स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या था सेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, तो सेंट्रलाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो था वो था जो सबसे पहला 1773 का लॉ था, जिसमें रेगुलेट करना स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया के अफेयर्स को, ठीक है। वो था सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप। और ये जो माना जाता है ये है लास्ट स्टेप माना जाता है, किसका, सेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप माना जाता है। अब सेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप कैसे माना जाता है, इसमें क्या किया गया, सारी की सारी कमान किसके हाथ में दे दी गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बोलना जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सबॉर्डिनेट इसकी प्रेसिडेंसीज थी, लाइक बॉम्बे और मद्रास, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है। उनके गवर्नर्स को क्या हो गए, पावरलेस हो गए, ठीक है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गई। अब सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रित हो गई पावर एक ही डेजिग्नेशन के पास, और उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीआई। और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, अगर कोई पूछे तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बनाए गए, तो 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। अब इनमें सभी कौन सी पावर आ गई, सिविल भी और मिलिट्री पावर्स भी आ गई सभी, ठीक है। अभी तक जो चला आ रहा था जीजीबी,
ठीक है, GGB वो बन गया GGI, ठीक है, वो बन गया GGI, और सारी की सारी पावर जो है वो किस में आ गई, GGI में आ गई। सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर्स का, ठीक है। अभी अपनों ने पीछे पढ़ा था एक एक्ट में कि गवर्नर को क्या बोला, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाने लगा, बोला जाने लगा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हुआ था 1773 में, ठीक है, ओके। और ये हुआ है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगलोर को बनाने जाने लगा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, 1833 में। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, हाँ, इससे पहले जितने भी एक्ट आए उसमें जो लॉज बनते थे उनको बोलते थे रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशंस। मतलब 1773 से लेके, ठीक है, 1773 से लेके 1813 तक जितने भी आए ये होते थे सारे के सारे, क्या होते थे, रेगुलेशंस होते थे, रेगुलेशंस होते थे। और 1833 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने आएंगे इनको बोला जाएगा एक्ट्स, ठीक है। ये सभी क्या होते थे, एक्ट्स होते थे, ओके, याद रखिएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि दो द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर नोन एज रेगुलेशंस वाइल द लॉज मेड अंडर द दिस एक्ट वर नोन एज एक्ट्स, ओके। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरलेस कर दिया, सिंपल बात है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर्स का GGI में, यानी कि सारी की सारी पावर किस में चलेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो EIC की सारी पावर्स खत्म होगी, अब वो कमर्शियल बॉडी भी नहीं रही, ठीक है। अभी अगर इसमें लिखा नहीं है मैं आपको बता देता हूँ कि अपनों ने देखा था कि 1813 में क्या हुआ था। 1813 में इनसे मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली की मोनोपोली जो है वो ले ली गई थी। सिर्फ दो सब्जेक्ट बचे थे, ट्रेड विद चाइना, ठीक है, विद चाइना और ट्रेड ऑफ टी। ये दो मुद्दों को छोड़ के बाकी सारे जो है वो मोनोपोली खत्म हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ भाई, देखो इसमें वो भी चले गए इनके हाथ से। इसका मतलब ये कमर्शियल बॉडी ही नहीं रही, अब ये व्यापार ही नहीं कर सकती। अब क्या हो गई, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई, ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, ठीक है। इनके पास कोई पावर नहीं रही, सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये दो तरह से देखा जा सकता है चार्टर एक्ट में। एक तो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिससे कि होल इंडिया का गवर्नर जनरल एक ही हो गया। और जो इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो क्या हो गए, डिप्राइव्ड हो गए या वो पावरलेस हो गए, ठीक है। और दूसरी बात की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कमर्शियल बॉडी ही की एक्टिविटीज़, उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एंड कर दिया गया और वो प्योरली क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। तो ये है फाइनल स्टेप टुवार्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, फाइनल स्टेप टुवार्ड्स सेंट्रलाइजेशन। अब और क्या क्या किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें एक मेंबर, लो मेंबर जोड़ा गया था। जो गवर्नर जनरल काउंसिल है ना, इसमें एक लो मेंबर जोड़ा गया था, उसका नाम था लॉर्ड बाद में बनेगी मैकाले, ठीक है। अब ये मैकाले ने क्या क्या किया, मैकाले था लो मेंबर था, ठीक है। अब लो मेंबर था तो लो मेंबर क्या करेगा, लो मेंबर इसने रिकमेंडेशन, इस एक्ट में ये डायरेक्टेड था कि एक लो कमीशन होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, ठीक है। 1833 में ऐसी बात बोलेगी और 1834 में वो जो लो कमीशन है वो सेटअप भी हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की, उसकी अध्यक्षता भी किसने की, मैकाले ने की, ठीक है, मैकाले ने की। और इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो 1833 के आसपास आई थी, और उस रिपोर्ट के बाद ही IPC 1837 बना था। इसमें लिखा नहीं है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि IPC 1837, ठीक है, संगठित हुई। और इस लो कमीशन को स्थापित किया गया था 1834 में, किसकी अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वर लिफ्टेड। देखो पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, जो खरीदती थी, जो बेचती थी वहाँ पे इंडिया, जो भी इंडियन पोजेशन, जो भी ब्रिटिश पोजेशन था वो किसके थ्रू था, ब्रिटिश पोजेशन जो भी था, ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन, ये वर्ड इटसेल्फ यूज़ किया था ब्रिटेन ने, ब्रिटिश पोजेशन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मैं पीछे बता चुका हूँ, आप लोग दोबारा एक बार रिमाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन को कौन संभालता था, पहले सिर्फ IEC संभालती थी। अब कहते हैं कि कोई भी यूरोपियन आए यहाँ पे, उसको उस पर कोई बैन नहीं है और वो प्रॉपर्टी भी यहाँ ले सकता है, ठीक है। तो ये हुआ चार्टर एक्ट 1833 में। और हाँ, ये क्वेश्चन अब आ सकता है कि कौन से एक्ट के तहत, ठीक है, कौन से एक्ट के तहत यूरोपियंस पे बैन हटाया गया इमिग्रेशन का यहाँ पे इंडिया में और प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, तो 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। और लो कमीशन सेटअप के लिए
कि कौन सा एक्ट जो है वो डायरेक्ट करता है, वो है चार्टर एक्ट 1833। मैकाले मेंबर कब आया था? 1833 में आया था, ठीक है। और मैकाले कौन सा मेंबर था? लो मेंबर था, ओके। और जीजीबी को जीजीआई किस में बदला गया? वो बदला गया किस एक्ट में बदला गया? वो चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। फाइनल स्टेप किसे माना जाता है सेंट्रलाइजेशन का? वो माना जाता है चार्टर एक्ट 1833। अगर बोले फर्स्ट स्टेप तो वो 1773 का, ठीक है, जिसमें रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, ठीक है, कलर, इस बेस पर डिनाइल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट। देखो सिंपल बात है, चार्टर है तो 20 साल बाद आएगा, ये याद रखने का जस्ट एक तरीका है, चार्टर है तो 20 साल बाद आएगा। अब आती है बात 1853 की। 1853, ठीक है। 1853 में क्या क्या हुआ? 1853 में जो इसमें क्या हुआ? पावर सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग क्या है? पहले तो ये याद रखिए सेपरेशन पावर कब हुआ, तो वो है चार्टर एक्ट 1853 में। हुआ क्या इसमें? कहते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया भाई, सेपरेट कर दिया गया। अब कोई पूछेगा लेजिस्लेटिव क्या, एग्जीक्यूटिव ये होते क्या है? लेजिस्लेटिव होता है जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस या कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग। और ये है लॉ या फिर रूल्स को या एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा ये, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इम्प्लीमेंटेशन या रूल इम्प्लीमेंटेशन, और लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग और रूल मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को क्या कर दिया, दोनों फंक्शन को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। पहले ये एक ही काउंसिल के पास होते थे। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें क्या किया देखो, प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू काउंसिल नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेशन के लिए एक अलग से काउंसिल बन गई, लेजिस्लेशन के लिए एक अलग से काउंसिल बन गई, 6 मेंबर ऐड किए गए उसके अंदर, लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और उसे बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर आपने याद करना, आईसीएलसी नाम है इसका, आईसीएलसी, ठीक है, आईसीएलसी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बनी है चार्टर एक्ट 1853 में। यहाँ हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स बटी थी यहाँ पे, लेजिस्लेशन अलग हुआ था, एग्जीक्यूशन अलग हुआ था। लेजिस्लेशन में क्या हुआ, 6 मेंबर की एक नए मेंबर ऐड करके एक कमेटी पाएगी, उसका नाम रखा गया आईसीएलसी, ठीक है, आईसीएलसी। अब देखो इसमें ही फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द आईसीएलसी, आईसीएलसी में क्या किया गया, लोकल लोकल रिप्रेजेंटेशन लिया गया था, यानी कि इसमें इंडियंस थे कुछ, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। देखो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या क्या होगा, ओपन एग्जाम होगा, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन एग्जाम होगा, और इसमें इंडियंस भी बैठ सकते थे। और पहला जो इंडियन था उसका नाम था ये जीके का क्वेश्चन है भाई, सत्येंद्र 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 नाथ टैगोर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले थे जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके सिविल सर्वेंट बने थे ब्रिटिश टाइम में, ठीक है। और ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी 1853 में, ठीक है। जो भी प्रोसेस थी ये सारी 1855 तक स्टार्ट हो गई थी। गवर्नर जनरल कुड वीटो बिल। देखो इसमें पावर वैसे स्टार्टिंग से ही रही है, इसमें भी ये पावर विद्यमान रही कि वीटो पावर का यूज़ करके किसी भी बिल को रोक सकता है कौन? गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है अब ये, ठीक है। 1833 के बाद जीजीआई है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, मुझे याद आ रही है ये, 1853 में ना एलन ब्रो थे, ठीक है, एलन ब्रो, 1853 में एलन ब्रो थे। और एलन ब्रो ने ना, एलन ब्रो ने क्या किया था, एलन ब्रो ने जो दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश किया था, ठीक है। दास प्रथा या दास प्रथा या स्लेवरी को एंड किया था 1853 में। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो साल कितने हुए? सिर्फ 5। ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो घटित हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेपोई म्यूटिनी 1857।
अगर हिस्ट्री होती तो हम डिटेल पढ़ते, ठीक है। ये पॉलिटी से रिलेटेड है तो इसकी ज़्यादा डिटेल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये सिपोए म्यूटनी हुई थी, ठीक है। सिपोए म्यूटनी मतलब सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में। उसके जस्ट बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, ठीक है। अब ये आया क्यों, पहले तो इसकी बात देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो ये सोचते हैं कि सिपाही म्यूटनी हुई क्यों, सिपाही म्यूटनी हुई क्यों। सिपाही म्यूटनी होने के मेजर जो कारण माने जाते हैं, जो तत्कालीन जो एकदम प्रभावी कारण था, वो तो ये था कि वहाँ पर जो भी सैनिक थे, ठीक है, सैनिक थे, इंडियन सैनिक थे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, क्योंकि उन्हें जो एक राइफल थी, एक राइफल थी, ठीक है, उसका कार्ट्रिज यू रिमूव करने के लिए ना, कार्ट्रिज रिमूव करने के लिए दांत का इस्तेमाल करना पड़ता था। और कार्ट्रिज बनी थी किससे, क्या कहते हैं, कार्ट्रिज बनी थी गोमांस से, ठीक है, गोमांस और सूअर के मांस से, ठीक है, सूअर के मांस से बनी थी। तो ये हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के लिए ये क्या है, एक तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। और उन्होंने बोला कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। और सैनिक विद्रोह था 1857 में, और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। जो भी हुआ था, ठीक है, वो हिस्ट्री में आ जाएगा सब कुछ 1857 में। ये तत्कालीन कारण था, लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए कारण थे वो ये थे। एक था, उसमें था क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर आप ये वीडियो अच्छे से सुनेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, ये क्या करते थे कि जो कुछ भी होना होता था, मतलब लाइक कुछ भी, मान लेते हैं किसी के कोई हियर नहीं है, कोई हियर मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मान लेते हैं कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर किसी का भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये जो गोद ली हुई संतान होती थी उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, ठीक है। ये गवर्नमेंट कहती थी, जो लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के टाइम कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो डलहौजी क्या करते थे, डलहौजी थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के टाइम, ठीक है। और वो क्या कहते थे कि अगर किसी का कोई हेयर नहीं है, अगर किसी का कोई हेयर नहीं है, या फिर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो असेट है वो किसको बिलोंग करेगी, फिर सुप्रीम पावर को। और सुप्रीम पावर कौन है, सुप्रीम पावर है ब्रिटिश, ब्रिटिश या आईसी बोल लो या ब्रिटिश बोल लो, ये उसके नाम हो जाएगी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक ये कारण था। एक ये तत्कालीन उस टाइम पे जो कारण बन रहा था वो मेन ये था कि उनको कार्ट्रिज जो राइफल थी, ठीक है, राइफल जो थी उसकी कार्ट्रिज रिमूव करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था उसे, और उसमें गोमांस और सुअर के मांस से बनी होती थी, ठीक है। दो कारण, तो ये दो मेजर रीजन थे, ठीक है, किसके, किसके 1857 की क्रांति के, सैनिक विद्रोह के, या बोल लो कि सिपाही म्यूटिनी के। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता है एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो 5 साल का ही गैप था, लेकिन आना पड़ा, उसका रीज़न थी सिपाही म्यूटिनी। अब इसमें हुआ क्या, कहते हैं कि कंपनी का रूल ही ख़त्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म। अब वो कौन चलाएगा, रूल ऑफ क्राउन चलाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1773 से लेके 1858 तक जितने भी लॉ आएंगे वो आएंगे आईईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर की रेगुलेशन के लिए। और उसके बाद जो आएगा 1858 से ऑनवर्ड्स, ये आएगा गवर्नेंस इन इंडिया के लिए, ठीक है, गवर्नेंस इन इंडिया के लिए। नो डाउट ये सारे के सारे एक्ट कहाँ पास होंगे, वो होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बड़े ही ऊपर ऊपर के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि रूल ऑफ क्राउन, क्राउन यानी कि उस टाइम पे विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, उनका शासन चलेगा डायरेक्ट, क्राउन का रूल चलेगा, कंपनी का कोई रूल नहीं चलेगा, कंपनी नहीं चलेगी अब, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल इन इंडिया था, इसको लाइटर नोट देने के लिए वाइस रॉय ऑफ इंडिया बोलने लग गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया की जीजीआई जो है वो किस में चेंज हो गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद हो तो 1773 में पहले, 1773 में पहले गवर्नर को चेंज किया गया था किसमें, जीजीबी में, ठीक है। फिर 1833 में जीजीबी को जीजीआई बोला जाने लगा, ठीक है। और उसके बाद 1858 में
जीजीआई को क्या बोला जाने लगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन बना होगा, ये बना था कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा आप, लॉर्ड कैनिंग थे पहले वाइसरॉय, ठीक है। दिस एक्ट अबोलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया डुअल गवर्नमेंट नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। उसमें क्या था, उन्होंने क्या चला रखा था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी एंड बीओसी, ठीक है। अभी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा तब आपको सामने आएगा ये, ठीक है। तो ये जो थे, ये दो थे, ये इन्होंने रद्द कर दी, कहते नहीं एक ही ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इन्होंने रद्द कर दी, यानी कि जो मैंने हियर वाला मुद्दा बताया ना, कि हियर अगर कोई नहीं होगा तो गोद ली हुई संतान को वो हियर नहीं मानते थे, हियर मतलब उत्तराधिकारी, हेयर नहीं मानते थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं चलाएंगे। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो मेजर, जो पहली जो जो अटैच हुआ था, जो अनेक्स हुआ था एरिया, वो था सतारा। सतारा की रियासत थी, एक थी जयपुर, ठीक है। तो मेजर ये एक संबलपुर भी थी, ठीक है, संबलपुर, ठीक है। तो पहला पूछा जाता है सतारा, दूसरा जयपुर। तो ये मेजर थी सतारा जयपुर, और तीन चार पांच थी टोटल, बट सतारा और जयपुर ये बहुत ही फेमस है, सतारा और जयपुर। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हथियार ली थी किन्होंने, अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और हाँ, इसमें और क्या प्रोविज़न हुआ 1800 एक्ट में, ये कहते हैं कि अब होगा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ऐसे तो होगा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो चलाएगा किसको, वहाँ से उसके उसके प्रति अकाउंटेबल होगा कौन, यहाँ पे बैठा हुआ वॉइसरॉय, ठीक है। वॉइसरॉय यहाँ होगा और वहाँ पे होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो होगा ब्रिटिश कैबिनेट का मंदिर मेंबर, ठीक है। वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑब्वियसली अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है, उनकी कैबिनेट का मेंबर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। एस्टेब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर काउंसिल बना दी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया को एडवाइस करने के लिए, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसी कहीं भी मुकदमा चलाया जा सकता है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। तो ये बड़ी रिस्की पोस्ट थी भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट बड़ी पावरफुल भी थी, ठीक है, उस टाइम पे। अब देखो, हमने पढ़ लिया 1858, ये इसके आने की ज़रूरत है की थी 1857 की क्रांति, सिपाही म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह, जो हुआ दो कारणों से, एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दूसरा था मेन कार्ट्रिज राइफल रिमूवल, और उस पर था गोमांस और सुअर की चर्बी, ठीक है। और हाँ, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो हथियाई की जगह थी वो थी सतारा और जयपुर, और संबलपुर दो और थी, बट आप सतारा और जयपुर तक याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो 3 साल नहीं पड़े, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स आने लगी थी काफ़ी ना, ये क्रांति के बाद प्रॉब्लम्स आने लगी थी, इसलिए 3 साल बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये पलट गए हैं भाई, ये पलट गए हैं, जो इन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था ना, कहते हैं एंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप हो गया था चार्टर 1833 में। 1861 में कहते हैं नहीं, जो प्रेसिडेंसीज थी ना छोटे वाली, उनको वापस से पावर देंगे हम, 1861 में कहते हैं ये, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 में जो पावर ले ली थी, वो पावर वापस दे दी बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडिया को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ना था इंडियंस को, ठीक है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए तैयारी की गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस हो, यानी कि लेजिस्लेशंस में हो, सिंपल बात है कि लेजिस्लेशन में इंडियंस की हिस्सेदारी हो। वाइसरॉय, वाइसरॉय यानी कि उस टाइम का जीजीआई होता था, जो वाइसरॉय होगा था, नॉमिनेटेड सम इंडियंस। देखो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर सिंपली ब्रिटिश लोग, नॉन ऑफिशियल मतलब नॉन ब्रिटिश यानी कि इंडियन, ठीक है। ही एक्सपेंडेड काउंसिल थ्री। अब ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइसराय ने नॉमिनेट किए, काउंसिल एक्ट 1861 के तहत नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किए थे, पहली बात। और दूसरी बात है वो किस लिए किया था, लॉ मेकिंग प्रोसेस यानी कि लेजिस्लेशन के लिए। और वो 3 नाम कौन थे, वो थे एक तो बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराज, और एक थे दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव। तो ये आप याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, याद रखने वैसे ज़रूरी है, ठीक है। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग, हाँ ये देखो, ये इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे अच्छी बात, इसमें 2 चीज़ें हैं जो अभी तक चली आ रही हैं इंडिया में, ठीक है। एक है अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस पास होता है, अभी जो आर्टिकल है इसका वो है 1, 2, 3, और इसकी वैलिडिटी उस टाइम पे भी क्या होती थी, 6 मंथ्स होती थी। इमरजेंसी के टाइम पे कर सकता है कौन, वाइसराय करता था, अब राष्ट्रपति करता है 1, 2, 3, और अब भी 6 मंथ्स होती है, पहले भी 6 मंथ ही होती थी, ठीक है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली बार देखी गई थी इंडिया में। और एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू फ्रेम रूल्स ऑफ बिजनेस। अब देखो, रूल ऑफ बिजनेस अभी अपना जो राष्ट्रपति है ना, जो प्रेसिडेंट है, उसकी पावर्स में है, किसमें, आर्टिकल 77 में। जो ये सीधे सीधे दो पॉइंट उठाए गए हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक तो वाइसरॉय जो ऑर्डिनेंस निकालता था इमरजेंसी के टाइम पे, आर्टिकल 1 टू 3 में ऐड किया गया है, और ये कौन करता है, अपना राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और सेम काम रूल ऑफ बिजनेस जो है वो आर्टिकल 77 में है, और ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी कि वाइसरॉय जो है वो रिप्लेस हुआ है किससे, राष्ट्रपति से बाद में, एक बार के लिए मान सकते हैं, ठीक है। अब लगता है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, NWFP, ठीक है, और पंजाब। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई नहीं। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले किसके लिए थी, बॉम्बे और मद्रास के लिए तो थी, बंगाल के लिए तो है ही, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के लिए। अब नहीं बनाई गई, ठीक है। बंगाल, सॉरी, बॉम्बे और उसके लिए थी, मद्रास के लिए, बॉम्बे के लिए बनाई गई, और सॉरी बंगाल के लिए बनाई गई। ये नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है, और प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस, और ये है पंजाब। इनके लिए न्यू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव का मतलब सिंपल होता है कानून बनाने वाली परिषद। और स्टैचुरी रेगुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। अब देखो, ये जो एक्ट है ना, वैसे इसका नाम किसी ने नहीं सुना, ठीक है। काउंसिल एक्ट 1861 क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आज भी कंटिन्यू होते हैं भारत में। पहला होता है ऑर्डिनेंस पास होता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 1 टू 3। दूसरा होता है रूल ऑफ बिजनेस, ये वॉइसरॉय करता था, अब कौन करता है, अपना प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल नंबर 77। पोर्टफोलियो आज भी वितरित होते हैं। नितिन गडकरी के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वाली जो मिनिस्ट्री है, जो भी नाम है, ठीक है। अब बोलेंगे कि अमित शाह के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, तो होम अफेयर्स। उस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, वो 1861 में लागू हो रखा है, ठीक है, 61 से चला आ रहा है ये। ओके, तो ये 3 चीज़ें थी जो अभी तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ उठाई गई, ठीक है। और अपने किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है ये सारी हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो हमने डायरेक्ट उठा ली, ठीक है। लेजिस्लेशन तो है ही हमारे पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब, ठीक है। तो सब चीज़ें पुरानी ही है। बहुत ज़्यादा प्रभाव है किसका, अपने संविधान पे, ब्रिटिशिस का। संविधान पे नहीं, अपनी पॉलिटी पे मान लीजिए आप, ठीक है। पॉलिटी पे जो है वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस किसका है, इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश का। ओके, ब्रिटिश। ओके, तो इसमें 1861 काउंसिल एक्ट में क्या क्या था, इन्होंने वापस डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया पावर्स का, बॉम्बे और मद्रास को वापस पावर दे दी इन्होंने, ठीक है। और इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से यानी कि लेजिस्लेशन से जोड़ना स्टार्ट किया। वाइसरॉय ने 3 नाम नॉमिनेट किए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और वाइसरॉय जो है वो अध्यादेश पारित करता है, आज भी आर्टिकल 1 टू 3 में किए जाते हैं, और पहले भी 6 मंथ्स वैलिडिटी होती थी, अब भी 6 मंथ्स है। और रूल ऑफ बिजनेस कौन देता है, वो देता है, सॉरी, रूल्स ऑफ बिजनेस पे, रूल कौन फ्रेम करता है, सॉरी, बिजनेस पे वो करता था, पहले करता था वाइसरॉय, आज भी करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 77 में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बना दी, NWFP पंजाब और बंगाल के लिए, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है। और स्टैचुरी रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि कैबिनेट जो पोर्टफोलियो बांटता है, वो काम तब से स्टार्ट हुआ, अभी भी अपने पॉलिटी में वैसे ही किया जाता है। देखो, ये था 1861, और उसके बाद आता है काउंसिल एक्ट 1892, जो important है। दो द मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल्स members were retained, the non-official member of Indian Legislative Council were henceforth to be nominated by Bengal Chamber of Commerce and the Province Legislative Council, while the non-official member of the Provincial Council were to be nominated by certain local bodies such as universities। अब देखो, जो भी मेंबर हैं वो नॉमिनेशन कौन करेगा, तो ये कहता है मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर रिटेन्ड। जो ऑफिशियल मेंबर थे वो तो वैसे के वैसे रिटेन हो गए, वैसे के वैसे रिटेन हो गए। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो नॉमिनेट किसने किए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो किए नॉमिनेशन, वो किए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किए, ठीक है। और जो नॉन ऑफिशियल किए, वो किए जो वहाँ पे लोकल बॉडीज थी, यूनिवर्सिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनसिपलिटीज थी, उन्होंने किए। और बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था काइंड ऑफ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है, अपना थोड़ा सा ही काम बचा है, ठीक है। अपने रिवीजन करेंगे लास्ट में, तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या कुछ याद है। ये अदरवाइज़ आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार सुन लेंगे ना, ये लगभग 1 घंटे की होने वाली है,
ठीक है, 1 घंटे की आने वाली है और 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और इसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एमसीक्यूज़ वाले पेपर के लिए, इवन एमसीक्यूज़ से थोड़ा बढ़ के भी हो और आप लोग थोड़ा-सा अगर लिखने में तेज़ हैं तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म्स। अब मोर्ले कौन था? ये भाई जो अपनों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए थे ना इंडिया के लिए, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस में बनने लगा था, 1858 में बनने लगा था। भाई एक तो होगा वाइसराय, वो इंडिया में बैठेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होगा, वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, ठीक है। तो ये जो था मोरले, जॉन मोरले नाम था इसका, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो था यहाँ पे वाइसरॉय, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया भाई, 1909 में एक रिफॉर्म लाए, बड़ा ही तहलका मचाया था इन दोनों ने, इनने और अगले वाले ने, ठीक है। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहते हैं इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये तो चलो अच्छी बात करती है। एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी चलो ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इन मेजोरिटी, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि जो ब्रिटिश नहीं है, टू बी इन मेजोरिटी, मेजोरिटी हो। इंट्रोडक्शन सेपरेट, ये पंगा कर दी, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, कहते हैं मुस्लिम्स के अलग इलेक्शन होंगे भाई और मुस्लिम ही उसके लिए वोट करेंगे, कुछ ऐसा सा इन्होंने कर दिया। मतलब फूट डालो राज करो यहीं से स्टार्ट होता है पार्लियामेंट सुधार से। रिप्रेजेंटेशन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग, अब देखो जो पॉपुलेशन शेयर था वो मुस्लिम्स का कम था, हिंदुओं को ज़्यादा था, लेकिन इन्हें बराबर दिया गया या ज़्यादा दिया गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जानबूझ के दिया गया था, वो भड़काने के लिए या पावर को कम करने के लिए या आपस में लड़वाने के लिए। इनकम क्वालिफिकेशन लो फॉर मुस्लिम वोटर्स, भारत के लिए लाइक अगर रख दी गई कोई 20 रुपये इनकम रखेगी तो इनके लिए सिर्फ 10 रुपये ही रखेगी, ये कहते हुए कि ये ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council। अब देखो सिंपल बात याद रख लीजिए कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसमें इंडियंस को पार्ट लेने का मौका दिया गया, इंडियंस को मेंबर बनने का, और जो पहला मेंबर बना वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है। वो एक ला मेंबर था, ठीक है। पीछे ला मेंबर कहाँ पढ़ के आए थे अपने, 1833 में पढ़ के आए थे, मैं कर लेता वो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब देखो ये 1909 में पंगा डाला था इन्होंने, ठीक है। 1909 में पंगा डाला था इन्होंने। इस टाइम पे लोगों की नाराज़गी वैसे ही चल रही थी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था और इन्होंने फिर और बांटने की कोशिश की, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाले, ठीक है। या बंगाल विभाजन तो यहाँ कर ही आए थे 1905 में, नो डाउट ये 1911 में मतलब ख़त्म हो गया था, बट फिर भी एक बार तो लागू हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू कौन होगा, वो वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड यहाँ पे वाइसरॉय। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिर्फ लिखा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो भी वाइसरॉय होगा, वाइसरॉय होगा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन होगा, ठीक है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी इंडिया में कुछ भी घटित होता है तो, ठीक है। अब देखो हाई कमिश्नर का ऑफिस स्थापित कर दिया गया लंदन में। अब हाई कमिश्नर का ऑफिस क्या, कुछ नहीं होता, इंडिया के लिए इंडियंस की चीज़ों का व्यापार करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हाई कमिश्नर की स्थापना की गई, कहाँ की, हाई कमीशन की स्थापना की कर दी गई लंदन में, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई बिजनेस होता है, ठीक है, या भारत को रिप्रेजेंट करना है किसी भी जगह पे, तो हाई कमीशन की शुरुआत की गई। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ठीक है। अब देखो इंडियन लेजिस्लेटर बिकम बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाईकैमरल का मतलब सिंपल होता है, बाईकैमरल मतलब द्विसदनात्मक, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और असेंबली भी होगी, काउंसिल भी होगी और असेंबली भी होगी, ठीक है, असेंबली भी होगी, विधान परिषद भी होगी और विधानसभा भी होगी वैसे वाला, ठीक है। बाईकैमरल कर दिया गया। और कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव एक्सटेंडेड, अब देखो जो कम्युनल 1909 में क्या किया गया था पार्लियामेंट में, सिर्फ मुस्लिम्स को अलग से वोट डालने के लिए बोला गया था कि वो अलग से इलेक्शन होगा। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और मुस्लिम्स सबके लिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया,
यानी कि कम्युनल थिंग्स आ गई पहली बार। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट नाउ टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू, कहते हैं इनको तनख्वाह ब्रिटिश रेवेन्यू से दो, यहाँ से नहीं देंगे, ठीक है, चलो वो तो उनका पर्सनल है। डायरकी इन प्रोविंस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, गवर्नर विद मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, और रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव। अब देखो ये क्या थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, देखो भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ना, ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल तो पहली बात है ये थे इंडियन लोग, ठीक है। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ये था एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, और फैमिली डेवलपमेंट कुछ ऐसा था, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ मेनली, आप देखिए एजुकेशन हेल्थ और एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ये थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यानी कि ये ब्रिटिशर ने किस पे डाल दिए थे, मिनिस्टर्स पे डाल दिए थे या नॉन ऑफिशियल्स पे डाल दिए थे, यानी कि इंडियंस पे डाल दिए थे, ठीक है। और जो रिजर्व थे भाई वही उनका फिक्स काम, रेवेन्यू हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है, लॉ मेकिंग भी हमारे हाथ में रहेगी, पुलिस भी हमारे हाथ में रहेगी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ना, लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे हाथ में रहेगा, रिवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ठीक है, और डिफेंस की सारी चीज़ें किसके हाथ में रहेंगी, वो रिजर्व रखी। तो डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, सेंटर की बात नहीं कर रहे। प्रोविंसेस में क्या होगा, जो नॉन ऑफिशियल लोग होंगे वो क्या संभालेंगे, यानी कि इंडियंस क्या संभालेंगे, वो संभालेंगे हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ठीक है। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो थे रिवेन्यू, लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और ये संभालेंगे कौन, ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि ब्रिटिशर्स। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखो डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता था, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो सेंटर की होगी और वो प्रोविंसेस पे अपना एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगी किसको, लॉज को। सेपरेट कर दिया गया किसको, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, ओके। ये ना एक्चुअली लिस्ट वाला पार्ट है, आगे आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्ट है ये। इसके बाद सीधी आज़ादी मिली थी, जो भी एक्ट आएगा उसमें, और 90% जो है वो जो बातें इसकी हैं वो संविधान में आज भी विद्यमान हैं, जो भी हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। देखो सिंपल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे नीचे क्या हैं, स्टेट्स या प्रोविंस, ठीक है, अपने यहाँ स्टेट बोला जाता है, वैसे प्रोविंस बोला जाता है कई जगह, यानी बहुत जगह ऐसा, कनाडा, यूएसए, ठीक है। इसमें क्या था, कहते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन, नो डाउट कि वो तब बन नहीं पाई थी उस टाइम पे। इसमें क्या होना था, इसमें क्या होना था, प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ, देखो इसमें क्या होना था, एक तो सेंटर होना था, सेंटर किसके हाथ में होना था, सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में, यानी कि वॉइसरॉय के हाथ में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में। और जो नीचे पावर होनी थी वो होने थे, वो फेडरेशन बन जाने थे, क्या क्या बनना था उसमें, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जो रियासतें थी वो उनकी यूनिट्स बन जाती, बट प्रिंसली स्टेट्स जो है वो एग्री नहीं करी और फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाई, ठीक है। 1935 की ये बात है। रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन है यूपीसी 2018 में। देखो रेजिड्यूरी पावर कौन सी होती है, अपने पास 3 लिस्ट है, अपने को पता है 3 लिस्ट हैं, एक है फेडरल, ठीक है, और एक है प्रोविंशियल, और एक है कंकरेंट। इसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट का हक होता है, सेंटर का हक होता है, और दोनों का हक होता है कानून बनाने का। जैसे कि लेबर की बात करें तो लेबर जो है वो कॉन्क्रीट लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि उस पर जो संघ है वो भी कानून बना सकता है और स्टेट है वो भी बना सकता है। संघ यानी कि यूनियन, यानी कि फेडरल, यानी कि संसद भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो लेबर जो है वो कॉन्क्रेंट लिस्ट का पार्ट है। इन दोनों तीनों लिस्ट के अलावा जो भी होती है वो होती है रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर जो है वो भी किसमें है, सॉरी इस एक्ट के तहत किसको दे दी गई, वाइसरॉय को दे दी गई। अच्छा करंटली अगर पूछे ना तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास, अपने इंडियन पार्लियामेंट के पास, ठीक है। करंटली पार्लियामेंट जो है वो रेजिड्यूरी पावर्स पे कोई भी कानून बना सकता है, इंडियन पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर्स, ऐसी ऐसे मुद्दे जो कि तीनों लिस्टों में कहीं भी वर्णित नहीं है, ठीक है।
वर्णित नहीं है। ओके। अबोलिस्ट डायरकी इन प्रोविंसेस, प्रोविंस में जो डायरकी थी लाइक ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, ये देखो ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इस चीज़ को एंड कर दिया गया। और प्रोविंशियल जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई उनके अंदर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस अपना खुद करेंगे सब कुछ, खुद करेंगे मतलब दोनों सब्जेक्ट किसके अंदर चले गए, प्रोविंशियल प्रोविंस के अंडर चले गए। और प्रोविंस जो है वो क्या हो गया, अब शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक है, ये आया है यूपीएससी 2000 प्री में। इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, हाँ जो प्रोविंसेस, ऑब्वियस सी बात है अगर पूरा का पूरा काम ही प्रोविंस के पास चला गया तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति, ठीक है, सेंटर के प्रति। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट, जो बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था यानी कि द्विसदनात्मक स्टार्ट हुआ था, वो 11 में से 6 में, 6 रियासतों, 6 मतलब 6 प्रोविंस में वो लागू कर दिया गया द्विसदनात्मक, मतलब असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगी, इस तरह से। ठीक है। extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, scheduled caste, women, labor workers। ठीक है। अब देखो जो 1909 में कांड किया गया था ना मुस्लिम्स के लिए अलग से, और 1919 में कहते हैं 6 इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए अलग से इलेक्शन होंगे। अब थोड़ी समझदारी वाली बात की गई, जो डिप्रेस्ड क्लास है लाइक एससीज, वुमेन हैं, लेबर वर्कर्स हैं, इनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन तय की गई थी। ठीक है, इनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन तय की गई थी इलेक्टोरेट्स में इलेक्शन के लिए। अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कहते हैं कि काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया 1858 में, जो काउंसिल बनी थी, अभी दिखाता हूँ आपको अगर इसमें होगी तो। ठीक है, जो काउंसिल बनी थी ना 15 मेंबर वाली, ये देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टेब्लिश 15 मेंबर की जो काउंसिल थी ना भाई 1835 में, उसे कर दिया गया रद्द, कहते कोई काउंसिल नहीं होगी अब से। ठीक है, 1935 में, सॉरी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर्स, सिंपल बात है, अगर काउंसिल ही खत्म होगी 15 बंदों की तो अब उसे क्या टीम मिलेगी, टीम मिलेगी एडवाइजर्स की, वो उसी को ही असिस्ट करने के लिए थी ना। ठीक है, उसी को ही असिस्ट करने के लिए थी। ये देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब क्या मिलेंगे उसको, एडवाइजर मिल जाएंगे, बात वही है, बस सोचना ही। ठीक है, एस्टेब्लिश द, अब देखो हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करेंसी कंट्रोल को लेके, क्रेडिट को लेके, और फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी की शुरुआत, फेडरल मतलब सेंटर, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, पीएससी की शुरुआत होगी। और फेडरल कोर्ट भी सेटअप हो गया 1937 में, ये काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट की के जैसा था। ठीक है, काइंड ऑफ फेडरल कोर्ट, सेंटर का जो कोर्ट था, फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में सेटअप हुआ था, फेडरल कोर्ट हुआ था। और फेडरल पीएससी और रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, वो भी हुई थी इसी एक्ट के तहत, इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और जो फेडरल जो थी वो इसको ही फेडरल कोर्ट को ही बोला गया था बाद में सुप्रीम कोर्ट 1950 में, इसी तरह से था, सेम टू सेम सब कुछ। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें क्या होते थे, एक जज होता था और 6 जो है वो उसके सबॉर्डिनेट जजेस होते थे। ठीक है, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 6, एक तो होता था जज, चीफ जस्टिस। ठीक है, अब देखो, अब इस जजेस की नियुक्ति कौन करता, इस जजेस की करता था किंग, करता था भाई, ब्रिटेन का किंग ऑफ ब्रिटेन, इनकी नियुक्ति करता था फेडरल कोर्ट वालों की। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता था। और इसमें ना क्या कहते हैं, इसके 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते थे, 3 तरह के जुरिस्डिक्शन होते थे। एक तो प्रोविंसेस और सेंटर के लिए तो हो ही गया। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी था इसका। ठीक है, बट हाँ, जितने भी मामले होंगे, अगर फेडरल कोर्ट में भी मामला रिजॉल्व नहीं होता या किसी से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहाँ जाएगा, सिंपल बात है, प्रीवी कोर्ट में जाता था। प्रीवी मतलब लंदन की कोर्ट में जाता था, वो प्रीवी काउंसिल के पास जाता था। ठीक है, प्रीवी काउंसिल इन लंदन के पास जाता था, कोई भी अपील होती थी। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। अब आता है अपना आज़ादी, भाई आज़ादी की बात आ गई। 20 फरवरी 1947 को एटली ने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल एंड बाय 30 जून 1948। ठीक है,
30 जून 1948 को क्लेमेंट एटली था भाई, प्रधानमंत्री था वहाँ का, कहाँ का, ब्रिटेन का, ऑब्वियसली कोई और तो कर नहीं सकता। क्लेमेंट एटली था और इसने क्या बोला कि भाई हम 30 जून 1948 को छोड़ देंगे, लेकिन माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, इसको एक्सेप्ट ही कर लिया गया। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। ये लोग सब जानते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे खून में है। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, हाँ ये बहुत ही बुरी बात जो की थी, सबसे बुरी बात, इसमें कहा गया इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे, ठीक है, और कोई भी रियासत किसी में भी जा सकती है, ठीक है, और गवर्नर जनरल एक बार अपॉइंट कर दिए गए थे दोनों के, ठीक है। एम्पावर्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ 2 डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडोप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रख लो, रिपील एनी एक्ट, हाँ ये जो कहा गया ना कि कोई भी एक्ट ब्रिटिश का चाहे रखना चाहे तुम खत्म कर देना, इवन चाहे इंडिपेंडेंस एक्ट को भी तुम खत्म कर सकते हो, तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, कहते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको, उसके फंक्शंस को फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स कर दिया गया, कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है। इट असाइन डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव, आज भी है, ठीक है। इट डिक्लेयर्ड इट दिस डोमिनियन लेजिस्लेचर एज ए सोवरेन बॉडी, ये अपने आप में एक संप्रभु बॉडी है। ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में शामिल हो चाहे इंडिया में हो, हम पढ़ रहे हैं किसके, पॉलिटी के परव्यू से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के परव्यू से होता तो इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। अब ये आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो उन्होंने आज किया 1773 से लेके 1947 तक का, ठीक है, इसका एक रिवीजन जो है वो बनाया गया है यहाँ, ठीक है जी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा आराम से, इसमें 15 एक्ट हैं, मैं आपको एक जल्दी एक रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, फिर उसके इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि मैं जल्दी करूँगा, सिर्फ मेजर पॉइंट बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट बनी, इसका जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं था, क्लियर करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, जुरिस्डिक्शन क्लियर करना था और कन्फ्लिक्ट को दूर करना था, इसलिए इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट और या फिर डिक्लेरेटरी एक्ट। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 2 पार्टों में डायरकी बना दी गई, सीओडी और बीओसी, ठीक है। ये देखेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स और सीओडी देखते हैं कमर्शियल अफेयर्स, पहले दोनों कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि सीओडी देखते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कौन कहता है, कॉर्नवालिस कहता है 2 शर्तें मान लो, मैं डिसीजन बदल सकता हूँ और मैं ही कमांडर इन चीफ होऊंगा। 1793 कहता है जो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगा था वो सबको दे दो, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी सबको मिल गया ये अधिकार कि सारे पावर ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन को, ठीक है, और कमांडर इन चीफ भी सारे होंगे, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता जब वोटिंग की बात आएगी, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा वो, अनलेस उसे डिक्लेयर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ट्रेड मोनोपोली को 2 साल के लिए और बढ़ाया गया, चार्टर एक्ट 1793 में ही, और 1813 में क्या हुआ, 20 साल बाद 1813 जो चार्टर एक्ट आया उसमें मोनोपोली को एंड कर दिया गया, 2 विषय छोड़े गए, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी विद इंडिया, ठीक है। और जो इट प्रोवाइडेड फॉर द, ये वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने का समर्थन करता था। उसके बाद 20 साल बाद 1833 में आता है, कहते हैं आईईसी की पावर सिर्फ कमर्शियल बॉडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, यानी कि जो 2 चीज़ों में वो व्यापार कर पा रहे थे, मतलब ट्रेड विद चाइना और ट्रेड टी विद, इनमें जो एग्जाम्पशन था वो भी अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप टुवार्ड सेंट्रलाइजेशन था 1833, फाइनल था, इसमें सारी की पावर सेंट्रलाइज हो गई थी, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, जीजीबी को कन्वर्ट कर दिया गया था जीजीआई में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और आईईसी की पावर को ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी ये, ठीक है। यूरोपियन इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, लो कमीशन सेटअप होना था 1834 में सेटअप हुआ, और मैकाले जो था वो इसका मेंबर बना था। उसके बाद 1853 सिविल सर्विस स्टार्ट होगी भी 1853 में, ठीक है। और आईसीएलसी बना था, ठीक है, आईसीएलसी। और 1858 ये भाई क्यों हुआ, सिपाही मिटनी क्यों हुई, सिंपल बात है, 2 ही रीज़न थे, मेजर रीज़न ये था, एक तो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दूसरा था गोमांस और सुअर की चर्बी लगी हुई थी राइफल की कार्ट्रिज पर, उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों का क्या होता था, धर्म भ्रष्ट होता था, तो वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा भी 1858 कहता है, वो जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा,
वहाँ बैठेगा और वाइसराय होगा, जीजीआई को बोलने जाने लगा क्या, वाइसराय, ठीक है। उसके बाद 1861 काउंसिल एक्ट, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ें ऐसी देखी जो अभी भी संविधान में मौजूद हैं। एक तो ये कि वाइसराय जो है क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है इमरजेंसी के टाइम, जिसकी वैलिडिटी होगी कितने मंथ, 6 मंथ्स, 6 मंथ वैलिडिटी होगी। और ये अभी भी आर्टिकल 1 टू 3 में राष्ट्रपति पारित करता है जब इमरजेंसी आती है तब। और रूल्स ऑफ बिजनेस ये कौन बनाता है, बना सकता था, वहाँ पे वाइसरॉय बना सकता था, यहाँ पर कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट, और इसका आर्टिकल है 77, ठीक है। और स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में अभी भी है, ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, यही काउंसिल एक्ट 1861 में, ठीक है। और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, किसके लिए, बंगाल के लिए, NWFP के लिए, और पंजाब के लिए, पहले मद्रास और बॉम्बे के लिए थे, ओके। उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें कुछ नहीं है, खास नहीं है, छोड़ देते हैं। और 1909 में आग लगाने का पहला काम हुआ जब मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्शन की बात हुई। और पहली बात इन्होंने की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे किसका, लोकल लोगों का। फिर दूसरी बात इन्होंने ये कर दी मुस्लिम्स वाली, और मुस्लिम्स को अधिकार भी ज़्यादा, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन का दायरा भी ज़्यादा दे दिया था, ठीक है, एक्सेस दे दिया था। और इनकम क्वालिफिकेशन भी इनके लिए लो रखी गई थी। तो पहला जो मेंबर बना था वाइसराय एग्जीक्यूटिव का, वो बना था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और पहला पहला सिविल सर्विस सर्वेंट कौन बना था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखना। और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, ये कहता है भाई तुमने तो सिर्फ मुस्लिम के लिए की थी, हम करेंगे सिखों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, मुस्लिम के लिए, सबके लिए, ठीक है। और ये बाइकैमरल बना दिया गया, यानी कि द्विसदनात्मक बना दिया गया। डायरकी जो पिट्स इंडिया एक्ट में स्टार्ट हुई थी, COD और BOC वाली, उसको एंड कर दिया गया, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 1935, ये है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट। रेजिड्यूरी पावर पर कानून कौन बना सकता है, ये वाइसराय बना सकता था, हमारे यहाँ कौन बना सकता है, अब इस टाइम पे पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की तैयारी की गई, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया कि हम नहीं शामिल होंगे, ठीक है। और 11 में से 6 में बाइकैमरलिज्म या फिर द्विसदनात्मक पद्धति चला दी गई, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, FPSC और, यानी कि फेडरल PSC और प्रोविंशियल PSC बने। और फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट कहलाया। लेकिन अगर इसमें भी फैसला ना हो पाए तो प्रीवियस काउंसिल में काम जाता है, यानी कि जो कि लंदन में है। उसके बाद था 1947 का, तो भाई क्लीमेंट एटली था उस टाइम पे PM इनका, और उसने बोला 30 जून 1948, लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए जो लॉ पास हुआ वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान हो गया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कॉमनवेल्थ के लिए बना दिया गया ओनली, ठीक है। और 2 डोमिनियन बनेंगे, कोई भी प्रिंसली स्टेट किसी में भी शामिल हो जाए, ये बोला गया 1947। तो ये जो एक्ट थे 15 एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।